आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद। दीक्षा राय जी, वेलकम टू माई पाठशाला। मैं डॉक्टर अनुराग आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं कमेंट देखता रहूंगा। आदित्य पटेल जी मगध से हैं, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ मगध। देखिए, सबसे पहले राइज ऑफ मगध के पहले हम लोगों को कुछ चीजें बिफोर इसके पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। वो बेटा ये है कि अभी भी हम लोग कहां पर खड़े हैं? 600 बीसी में। ठीक है, 600 बीसी से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बच्चा ये जो टाइम पीरियड है ये है आपका 16 महाजनपद का। 16 महाजनपद, इसको इंग्लिश में भी बेटा महाजनपद ही कहते हैं। ठीक है, महाजनपद, 16 महाजनपद। तो ये जो 16 महाजनपद हैं इसमें से एक महाजनपद ऐसा है जो इन 16 के 16 को लीड करेगा। ठीक है, लीड करेगा। तो लीड जब करेगा तो वो कौन सा महाजनपद होगा? वो होगा मगध। वो होगा मगध। मगध सबको लीड करेगा। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन यहां पर क्लियर कर लीजिए कि बेटा मगध ही क्यों लीड करेगा? ऐसी क्या मगध में स्पेशल क्वालिटी थी? ऐसी क्या मगध में स्पेशल क्वालिटी थी जो मगध ने ही लीड किया और इन 16 में से 15 को उसने जीता या अपने अंडर में उन्हें टेक ओवर कर लिया? तो कुछ ना कुछ रीजन तो बेटा रहा ही होगा। तो एक बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूं कि मगध ने ही क्यों राइज किया। तो उसका रीजन है कि बेटा मगध जो है, यहां जो लोहा है जिसे हम आयरन कहते हैं, लोहा प्रचुर मात्रा में मगध में मिलता था। प्लस बेटा हाथी के लिए फेमस था मगध। तो जब मगध राइज करेगा तो हाथी और लोहा, लोहे से अस्त्र शस्त्र बनेंगे, आर्म्स बनेंगे। ठीक है, और हाथी बेटा इस टाइम पीरियड में हाथी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था बैटल्स में, क्योंकि हाथी के ऊपर एक हौद बना के उस पर सैनिक बैठ जाते थे और ऊपर से भाले या तीर कमान से अटैक करते थे और खुद सेफ रहते थे। तो हाथी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था बैटल में। तो हाथी मगध में प्रचुर मात्रा में थे, सफिशिएंट थे, लोहा मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि इस टाइम पीरियड तक आते आते बेटा जो लोहा है, लोहे को ढालना, ठीक है, ढालना सीख गए थे लोग। तो लोहे को ढालकर बहुत ही अच्छे आर्म्स बनाने उनको आ गए थे। इसलिए मगध राइज कर गया। ये एक बात हम लोग कह सकते हैं, ये एक रीजन हो सकता है जो मजबूत रीजन है या बहुत मजबूत तर्क है। क्लियर है? तो इसके पैरेलल प्लस बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी नेतृत्व की। ठीक है, क्योंकि कोई कितना भी महान क्यों ना हो जाए, कोई किस संसाधन कभी भी विजय नहीं दिलाते हैं, विजय दिलाता है नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व का मतलब यहां पर लीडरशिप से है। तो लीडरशिप पे आज बेसिकली हम लोग फोकस हैं कि मगध में बेटा संसाधन तो है ही, लोहा और हाथी है जिसका बैटल्स में यूज होगा बेटर तरीके से। ठीक है, लेकिन लीडरशिप पे भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लीडर ऐसे थे जिन्होंने मगध को राइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके पैरेलल इतना बेटा जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, अपने रजिस्टर में चीजों को नोट करते जाइए, मैं बोलता हूं उसको लिख लिया करिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे। तो बेटा इन 16 महाजनपद का उल्लेख कहां हुआ है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 महाजनपद कहीं ना कहीं तो लिखा हमको मिला होगा, ठीक है। तो 16 महाजनपद थे, ये हमको कहां लिखा मिला है, तो ये हमको लिखा मिला है, एक बेटा बुक है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बुक है। दूसरी बुक कौन सी है, दूसरी बुक है बेटा भगवती सूत्र, ठीक है। इन दोनों से हमको 16 महाजनपद के बारे में बेटा जानकारी मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आवाज साफ आ रही है, कोई दिक्कत हो तो बेटा बता दो, सब ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर कोई स्पेशल कमेंट हो तो मैं देख लूंगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो अब आपके पास दो आंसर हो गए कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहां हुआ है, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय बेटा बौद्ध धर्म की बुक है, यह याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक है, ठीक है। और जो भगवती सूत्र है बेटा, ये जैन धर्म की बुक है। एक स्टेप आगे का क्वेश्चन ये जाने रही है, ठीक है। मान लीजिए कल को पूछ ले कि 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में हुआ है, ये किस धर्म की पुस्तक है, तो अंगुत्तर निकाय बेटा बौद्ध धर्म की पुस्तक है और भगवती सूत्र जैन धर्म की पुस्तक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया। मगध बेटा एक इंपॉर्टेंट, लीक से हट के मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है बेटा, अभी तक आपने इनका नाम नहीं सुना है, कॉइन्स, ठीक है। बात समझिए, कॉइन्स इंडिया में बहुत अच्छे से नहीं आई हैं। छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत में जब मुद्रा यानी कि कॉइन्स चली तो उसका नाम क्या था, कैसी थी, किसकी थी, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला आपके बेसिक क्वेश्चन, जिसको हम मुद्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन बेटा कि मुद्रा आई कब, तो मुद्रा आई थी 500 बीसी में, क्लियर है, 500 बीसी। इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा बोलते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में बेटा यही लाइन डायरेक्ट लिख के दे देता है, क्लियर है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें कॉइन्स देखने को बेटा मिलती हैं। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो कॉइन्स है, जब ये हमारे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुई तो बेटा इनको कहा क्या गया, तो बेटा इनको कहा गया आहत मुद्रा। आहत मुद्रा इंग्लिश में बेटा क्या कहा गया, इंग्लिश में कहा गया पंचमार्क कॉइन्स। समझिएगा, ये भारत की पहली हम लोग यहां पर मुद्रा व्यवस्था देख रहे हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से चलेगी आगे, ठीक है। तो ये तो बेटा मुद्राओं के नाम हो गए, क्लियर है। उसके बाद मैं आपके मैसेज निकाल रहा हूं, ठीक है। अभी सब आ रहा है, मैं सब बता रहा हूं, एकदम निश्चिंत रहिए, सुनिए पहले, ठीक है, फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है। कॉइन्स मुद्रा सबसे पहले आई बेटा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उसको न्यूमेरिकल वे में इस ढंग से लिख सकते हैं 500 बीसी। नाम क्या था बेटा, आहत मुद्रा या पंचमार्क कॉइन्स। आहत मुद्रा, आहत का मतलब क्या होता है, आहत का मतलब होता है बेटा चोट पहुंचाना, हताहत करना, ठीक है। तो जब हम किसी को हताहत करते हैं इसका मतलब चोट पहुंचा रहे हैं। तो अगर ये कॉइन है उसका नाम आहत है, इसका मतलब कि चोट पहुंचाई गई है। तो चोट बेटा किस पर पहुंचाई गई है, तो चोट बेटा धातु पे पहुंचाई गई है, मेटल पे पहुंचाई गई है चोट, ठीक है। तो मेटल पे चोट पहुंचाकर हम कॉइन्स बनाते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके आज की कॉइन्स आप हाथ में ले लीजिए, तो उसमें देखिए
कहीं अशोक स्तंभ बना रहता है, शेर बने रहते हैं, है ना, तो वो आकृति बनाई गई है ना। उस समय क्या टेक्निक थी? उस समय टेक्निक ये थी कि मेटल को चोट पहुंचाते थे इस तरह से, तो उस पर एक मार्क बन जाता था। तो वो मार्क जो है, उस मार्क को हम लोग कॉइन में दिखाते थे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि चोट पहुंचा के हमने कॉइन बनाई, इसीलिए बेटा हमने उसका नाम रख दिया आहत मुद्रा। इंग्लिश में आप देखिए क्या नाम है, पंच मार्क, मींस पंच करके उस पर मार्क दे दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि वो मार्क किसका है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉइन है, इस कॉइन में मार्क किसका होगा? हम इसमें चित्र किसका बनाएंगे? तो बेटा इसमें हम कोई भी पेड़ पौधा बना देंगे, ठीक है, कोई भी पशु बना देंगे, जैसे मान लीजिए मोर बना दिया, पीपल का वृक्ष बना दिया, ठीक है, या अर्धचंद्र बना दिया, है ना, मून, हाफ मून बना दिया, बहुत सुंदर सा जो दिखाई देता है। तो इस टाइप के हम उसमें क्या करते थे? उसमें हम शेप बनाते थे, उस पर चोट पहुंचा के, किस पर? मेटल पे, धातु पे, इसलिए बेटा उसका ये नाम पड़ा। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस धातु की ये मुद्रा थी? ठीक है, तो याद रखना कि वो धातु थी सिल्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आहत मुद्रा सबसे ज्यादा किस धातु की मिली है? तो उसका नाम है सिल्वर, चांदी की। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांदी की मुद्रा होती थी, है ना, हालांकि तांबे की भी मिली है, ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में किसकी मिली है? चांदी की, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। तो कॉइन्स के मामले में मैंने कहा आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि अब राजा हैं, राज्य का विस्तार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापार जो अभी तक बार्टर सिस्टम से होता था, अब कॉइन सिस्टम से होने लगेगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि बेटा 16 महाजनपद हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये 16 महाजनपद कौन कौन थे और उनकी राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्लियर है? तो बेटा ये काशी है, पहला, काशी की राजधानी है बेटा वाराणसी। दूसरा बेटा कौशल है, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। अयोध्या अंग है, अंग की राजधानी है चंपा। ठीक है, चंपा बेटा बहुत ही मन से बनाई गई थी, और चंपा को बनाने वाला जो वास्तुकार था उसका नाम था महागोविंद। महागोविंद ने चंपा नगरी को बनाया था, या इसका वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था। तो आर्किटेक्ट का नाम क्या है? महागोविंद। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मगध है, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में बेटा ये मैचिंग करने के लिए दे देता है, एक तरफ 4 महाजनपद दे देगा और दूसरी तरफ राजधानियां दे देगा, आपसे कहेगा मैच द फॉलोइंग, तो आपको मैच करनी पड़ेगी। तो आप अज्जी, वज्जी की विदेह या मिथिला है। मल्ल बेटा, मल्ल की कुशीनारा या पावा है। ठीक है, उसके बाद चेदी है, चेदी की बेटा सुक्ति या सुक्तिमती है। वत्स की बेटा कौशांबी है। ठीक है, इसको आराम से एक बार और बेटा मेरे कहने पे पढ़ लीजिए। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज, वज्जी की विदेह या मिथिला, मल्ल की कुशीनारा या पावा, चेदी की सुक्तिमती, वत्स की कौशांबी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौशल की जो श्रावस्ती है बेटा, श्रावस्ती से एक इंपॉर्टेंट नाम है, कहिए तो मैं आपको यहां पर बता दूं, क्योंकि वो स्टोरी जो बुद्ध की स्टोरी है उसमें उसका नाम आता है। तो श्रावस्ती का ही बेटा था, आपने एक नाम सुना होगा, अंगुलीमार। ठीक है, तो जो अंगुलीमार था, बुद्ध की कहानियों में मिलता है कि एक व्यक्ति था, वो थोड़ा सा हो सकता है दिमाग से डिस्टर्ब रहा हो, वो सड़क के किनारे बैठा रहता था छुपा हुआ, कोई व्यक्ति निकलता था उस सड़क से तो वो उसकी उंगली काट लेता था। ऐसी कहानी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो उंगली, एक दिन बुद्ध निकले, तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो उंगली काटता है, उसका काम है, तो वो बुद्ध की उंगली काटने लगा। तो बुद्ध ने दे दिया उसको ज्ञान बढ़िया सा। जब ज्ञान दे दिया तो उसने उस दिन से उंगली काटना छोड़ दिया।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अंगुलीमाल कहां का है ना, कभी एग्जामिनर के मन में आ गया तो पूछ सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा। तो ये बेटा 16 महाजनपद में कितने हो गए? 8। अगले 8 कौन से हैं? अगले 8 हैं बेटा, दिख रहा होगा बिल्कुल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। बेटा कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। यही बेटा हमारा जो दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र है, यही इंद्रप्रस्थ कहलाता है। ठीक है, पांचाल बेटा, उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। थोड़ा इसको याद रखिएगा। ठीक है, पांचाल की 2 राजधानियां हैं, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं मत्स्य की बेटा विराटनगर। ठीक है, जो जयपुर का एरिया है आज, ठीक है, जयपुर का एरिया विराटनगर था, मत्स्य वहां की राजधानी थी। इट मींस कि मत्स्य बेटा कहां था? मत्स्य बेटा राजस्थान में था। ठीक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, याद रखिएगा। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली है। अवंती की राजधानी बेटा, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। ठीक है, माहिष्मती से कुछ तो याद आ रहा होगा, बिल्कुल याद आ रहा होगा, क्योंकि माहिष्मती अभी जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये वही महिष्मती है, हालांकि वो मूवी थी। ठीक है, कटप्पा को तो नहीं भूले होगे, है ना? कटप्पा ने बहुत परेशान किया 2 साल, तब मालूम चला कि बाहुबली को क्यों मारा। उसके बाद बेटा गांधार है, गांधार की राजधानी बेटा तक्षशिला है। टैक्सिला, इसको टैक्सिला बोलते हैं। तक्षशिला के बारे में बेटा याद रखना कि तक्षशिला जो है ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला, अगर आपसे पूछे भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है तो वो नालंदा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसका रीजन है कि बेटा तक्षशिला जो है वो आज भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहेंगे। टैक्सिला बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है और बहुत बढ़िया शिक्षा का केंद्र रहा है, एजुकेशन का हब रहा है। यहां पर बड़े बड़े लोगों ने एजुकेशन ली है। आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, तो टैक्सिला, कौटिल्य का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, वो लोग यहीं सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, गंधार तक्षशिला पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान से जैसे ही पाकिस्तान में एंटर करेंगे तो तक्षशिला है। उसके बाद बेटा कंबोज है, कंबोज की राजधानी बेटा राजपुर और हाटक है। क्लियर है, ये बेटा 16 महाजनपद हैं। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे अभी जुड़े होंगे तो मैंने इतना पढ़ा दिया है। 16 महाजनपद हैं। ठीक है, 16 महाजनपद में 15 पर विक्ट्री किसने करी थी? मगध ने। और मगध ने क्यों की थी? क्योंकि लोहा और हाथी यहां पर प्रचुर मात्रा में था। ठीक है, ज्यादा था। क्लियर? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां है? अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में। क्लियर है? तो लोहा और हाथी से संसाधन मिल गए और नेतृत्व तो बहुत अच्छा मिल गया। इससे क्या हुआ कि मगध राइज कर गया। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट डिस्कशन के लिए रह गया है। इसमें 16 महाजनपद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिए। छोटा सा है, बिल्कुल छोटा, एकदम निश्चिंत रहिए। 16 महाजनपद है ना, तो 16 महाजनपद को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड करो। किसमें? 2 पार्ट में। तो एक तरफ लिखेंगे हम 14, एक तरफ लिखेंगे 2। ठीक है, 14 और 2। तो 14 तो बहुत ज्यादा है, अभी हम लोगों ने पढ़े। दो कौन है? तो 2 बेटा हैं। एक का नाम है बेटा वज्जी, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। एक का नाम है वज्जी और एक का नाम है मल्ल। ठीक है बेटा, जो वज्जी और मल्ल है, इनको मैंने अलग से 2 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि वज्जी और मल्ल में बेटा गणतंत्र था। ठीक है, हालांकि आज गणतंत्र का मीनिंग होता है, गण माने होता है जनता, जनता का तंत्र। ठीक है,
लेकिन इस समय जनता का तंत्र नहीं था, ग्रुप ऑफ किंग थे। बात समझिएगा, 8-10 राजा थे, 8-10 राजाओं ने मिलके एक संघ बना रखा था, एक फेडरेशन बना रखा था। तो उसी तरह का फेडरेशन वज्जी था और उसी तरह का फेडरेशन मल्ल था। तो वज्जी और मल्ल बेटा दो हमें गणतंत्र देखने को मिलते हैं 16 महाजनपद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद बेटा आप पूछेंगे कि फिर इस 14 में क्या था। तो ये जो 14 है बेटा, यहां पर हमें राजतंत्र देखने को मिलता है। क्लियर है? राजतंत्र, राजा का तंत्र, किंगशिप दिखाई देती है, क्राउन का शासन हमें दिखाई देता है। ठीक है, राजा है जो नॉर्मली बेटा पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में है, राजा और उसका शासन। ठीक है, तो वो हमें यहां पर दिखाई देता है। तो याद रखिएगा वज्जी और मल्ल। क्लियर है? उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बोला कि 16 महाजनपद में मगध ने राइज किया क्योंकि उसके पास संसाधन की कमी नहीं थी। उसके पास हाथी भी था, लोहा भी था, लेकिन मैंने बोला संसाधन धरे रह जाते हैं अगर नेतृत्व अच्छा ना हो, लीडरशिप अच्छी ना हो। तो लीडरशिप के लिए बेटा हम लोग किसको याद रखेंगे? अब यहां पर मैं एक आराम से मैप बना रहा हूं, मतलब एक चार्ट बना रहा हूं, फ्लो चार्ट। इसी तरह आप अपने रजिस्टर पे बनाइएगा बाद में, लेकिन अभी आपको केवल सुनना है। क्या सुनना है? अभी आपको सुनना है, देखिए कि ये चीज यहां से राइज करेगी, तो राइज करती हुई ऊपर जाएगी, और ये राइज बेटा कौन कर रहा है? मगध। क्लियर है? राइज कौन कर रहा है? मगध। ठीक है, तो अब यहां पर हम लीडरशिप देख रहे हैं। लीडरशिप, अच्छा एक सेकंड बस मैं कमेंट देख लूं कि किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, आपस में भिड़ते रहिए, खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैं जो पढ़ा रहा हूं लेकिन बस उस पर भी कंसंट्रेट करिए, मैसेज वगैरह अभी ना करिए। ठीक है, मैसेजिंग अभी ना करिए बेटा। अब आ जाइए लीडरशिप पे। अब जो मैं बता रहा हूं अमूमन ये किताब में नहीं मिलता। ठीक है, जो किताबें आप पढ़ते हैं चौपतिया टाइप की, ठीक है, अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। क्या कि राइज ऑफ मगध में सबसे पहला वंश कौन सा था? तो याद रखिएगा सबसे पहला वंश है बेटा बृहद्रथ, बृहद्रथ वंश। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिएगा। मैं इंग्लिश में यहां लिख देता हूं बृहद्रथ। ठीक है, इंग्लिश वाले यहां से नोट डाउन कर लें। बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश का राजा बेटा था, उसका नाम ही था बेटा बृहद्रथ। राजा का नाम ही बृहद्रथ था, और ये बेटा एक योग्य राजा था, और इसी राजा ने बेटा सबसे पहले मगध की राजधानी बनाई थी, जिसका नाम था राजगृह, या अभी हम लोगों ने बोला गिरिव्रज। 16 महाजनपद में हम लोगों ने बेटा यही राजधानी पढ़ी है, राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, तो मगध की पहली राजधानी बन गई, या मान के चलिए कि राइज ऑफ मगध में भारत की पहली राजधानी एक इंपॉर्टेंट सेंटर एरिया बन रहा है, राजगृह और गिरिव्रज। ठीक है, बृहद्रथ वंश पहला वंश था, याद रखिएगा। बृहद्रथ जो है राजा, इनके पिता का नाम वसुधैव उपरिचर था, लेकिन हमें उन राजा के बारे में नहीं जानना है क्योंकि उन्होंने किसी चीज की स्थापना नहीं की थी। हमें बृहद्रथ को याद रखना है। तो अगर आपसे क्रम लगाने को आए कि मगध के राइज में राजवंशों का, डायनेस्टीज का क्रम लगाइए, तो पहली डायनेस्टी क्या हो गई? बृहद्रथ वंश। ध्यान से सुनते चलिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। दूसरे नंबर पर बेटा कौन आए? हर्यक वंश। हर्यक वंश आपने सुन रखा होगा पहले से। ठीक है, हर्यक वंश में बेटा इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन हुए हैं? पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा बेटा कि हर्यक वंश को बेटा हम क्या बोलते हैं? पितृ हंता वंश। बहुत ही स्पेशल वंश है ना। यहां पर गद्दी पर बैठने वाले हर पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है। बात समझिए, असैसिनेशन हुआ है उसके पिता का।
राजनीतिक हत्या हुई है, ठीक है। तो पितृहंता वंश का कलंक किस राजवंश के ऊपर है? बिल्कुल सही बेटा, हर्यक राजवंश के ऊपर है, हर्यक डायनेस्टी के ऊपर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, हर्यक वंश में बेटा सबसे पहला राजा कौन गद्दी पर बैठा? तो हम लोग जानते हैं बिंबसार। तसल्ली से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, बहुत आराम से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिंबसार, ठीक है। बिंबसार जो है बेटा ये गद्दी पर बैठेगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बेटा कैसे गद्दी पर बैठेगा? अपने पिता की हत्या करके, ठीक है। और तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट है उदायन, तीसरा इंपॉर्टेंट है उदायन, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट राजा हैं। बिंबिसार जो है बेटा, इसके लिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसे श्रोणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रोणिक, ठीक है। पूछा गया है एक बार एग्जाम में, आप लोग के पूछ लिया गया था श्रोणिक। तो श्रोणिक कहा गया है बिंबिसार को। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि बेटा हम राइज ऑफ मगध कह रहे हैं, ठीक है। तो राइज ऑफ मगध का मतलब क्या है कि 16 महाजनपद थे, उसी में से एक मगध है। ये किसको हराएगा? 15 को, ठीक है। तो 15 को हराएगा तो कोई तो विक्ट्री ऐसी होगी जो पहली होगी। तो बेटा पहली विक्ट्री का श्रेय किसको जाता है? बिंबिसार को। और बिंबिसार की वो पहली विक्ट्री कौन सी है? अंग। हम लोगों ने 16 महाजनपद में अभी अंग को लिखा था, ठीक है, जिसकी कैपिटल चंपा थी, जिसको महागोविंद ने बनाया था। तो याद रखिएगा कि राइज ऑफ मगध स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहला राज्य जीत लिया गया है। एक एक करके सारे विकेट गिरेंगे, ठीक है। इसमें 15 विकेट गिरते हैं, कोई क्रिकेट टीम तो है नहीं कि 10 विकेट गिरेंगे, इसमें 15 विकेट गिरेंगे, ठीक है। तो पहला विकेट गिर चुका है। अब यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राइज ऑफ मगध की जो फर्स्ट विक्ट्री है वो कौन सी है? तो अंग है। हम लोग ने अभी अभी लिखा। तो अंग विजय किसने करी? बिंबिसार ने की, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि लास्ट विक्ट्री कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या मैं आप लोगों से पूछूं? बताइए कि राइज ऑफ मगध की फर्स्ट विक्ट्री अगर अंग थी तो लास्ट विक्ट्री में आप किसको टिक करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा था बेटा। चलिए कोई बात नहीं, करते रहिएगा कमेंट, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि लास्ट विक्ट्री बेटा कहलाती है आपकी कलिंग। लास्ट विक्ट्री कलिंग कहलाएगी, जिसे सम्राट अशोक करेगा, ठीक है। तो कलिंग विजय लास्ट विक्ट्री है राइज ऑफ मगध की, और राइज ऑफ मगध की फर्स्ट विक्ट्री है अंग। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट विक्ट्री याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बिंबिसार का, ठीक है। और इसी बिंबिसार का बेटा एक राजवैद्य था, इसी बिंबिसार का एक राजवैद्य था। कौन था? राजवैद्य था, जिसका नाम क्या था? जीवक। जीवक एक राजवैद्य था। किसका राजवैद्य था जीवक? बेटा बिंबिसार का राजवैद्य था। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो जीवक है, राजवैद्य है जो, वो एक वैश्यापुत्र है। जीवक क्या है? वैश्यापुत्र है। वैश्यापुत्र होने के बावजूद बेटा इसने तक्षशिला में पढ़ाई करी, और वैद्य की जो उस समय जो भी उपाधि मिलती होगी वो जीवक ने पाई। और देखिए वैश्यापुत्र होने के बावजूद वो बिंबिसार के दरबार में उसके यहां राजवैद्य की गद्दी पर बैठकर शोभा बढ़ा रहा है। कितना हमें यहां पर लिबरलाइजेशन देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा ये सुन के लगता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी का पुत्र है तो उसको उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए सोसाइटी में, ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राजवैद्य का ये वाला, ठीक है।
तो बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। क्लियर है? उसी के पैरेलल बेटा याद रखना कि जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठते हैं। तो जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठते हैं तो याद रखिएगा कि राजधानी अभी भी राजगृह और गिरिव्रज है, लेकिन अजातशत्रु ने सबसे पहले पाटली ग्राम सबसे पहले पाटली ग्राम की इंपॉर्टेंस को समझा था। किसने समझा था बेटा? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने सबसे पहले पाटली ग्राम की महत्ता को समझा था। उसने कैपिटल नहीं बनाया था। एक युद्ध के दौरान जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में पाटली ग्राम जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि पाटली ग्राम तो बहुत ही अच्छा स्पेस है कैपिटल बनाने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से बेटा उसको घेर रखा था पहाड़ियों ने, गंगा और सोन जैसी नदियों का वहां से पानी गुजर रहा था। तो अजातशत्रु ने कहा कि इतना बेहतर स्थान, इसको राजधानी बनाना चाहिए, और फिर वो आगे बढ़ गया। उसके बाद उसे समय नहीं मिला राजधानी बनाने का, इसलिए अजातशत्रु पाटली ग्राम को राजधानी नहीं बना पाया। पाटली ग्राम को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? उदयन को जाता है। इसीलिए यहां पर हम पाटली ग्राम ना लिख के बेटा क्या लिखेंगे? पाटली पुत्र। तो यहां याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाई? तो उदयन ने बनाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं? क्लियर है? ठीक है। और बेटा यही अजातशत्रु हैं जिनके समय फर्स्ट बौद्ध संगीति या सेमिनार हुआ था। मैं बोल रहा हूं इसलिए आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के समय हुई थी। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? सारे बता दे रहा हूं। अजातशत्रु जो है बेटा, अजातशत्रु ने काशी और वज्जी इन राज्यों को बेटा जीता था अजातशत्रु ने। और इन राज्यों को जीतते समय अजातशत्रु ने यहां पर 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। एक का नाम था बेटा रथ समूल, ये शस्त्र हैं, और दूसरे का नाम था महाशिला कंटक, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहली बार मिसाइल का प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो मिसाइल का मतलब वहां आज की अत्याधुनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन मिसाइल का काम क्या होता है? एक जगह से छोड़ी गई तो वो उड़ती हुई जाती है दूसरी जगह। तो उसी तरह का बेटा अगर मिसाइल का प्रयोग की बात आए तो अजातशत्रु ने किया था। वज्जी से जब वो युद्ध कर रहा था तो उसने रथ समूल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। आपने अभी अभी बेटा बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली मूवी में एक एपरेटस है। वो एपरेटस कैसा था कि वो लोगों को फेंकते थे। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ से बांध के उन्होंने एकदम से छोड़ दिया तो बहुत दूर जाके सैनिक गिरते थे। ठीक है, तो उसी टाइप का बेटा महाशिला कंटक, महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, और कंटक माने जिसको हम गुलेल कह सकते हैं। तो गुलेल एक बहुत बड़ा एपरेटस था उस समय, और गुलेल में बड़े बड़े पत्थर बांधे जाते थे और उसको रबड़ के सहारे पीछे से खींच के छोड़ देते थे, तो वो दुश्मनों पर बम की तरह गिरते थे। तो वही महाशिला कंटक और रथ समूल था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उदयन पे हम लोग ने देख ही लिया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे सामने राजवंश है जिसका नाम है शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश, ठीक है, शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश में बेटा 2 इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। एक का स्वयं का नाम बेटा शैशुनाग था और दूसरे का नाम था बेटा काला शोक। ठीक है, दूसरे का नाम था काला शोक। तो शैशुनाग और काला शोक 2 राजा हुए हैं शैशुनाग वंश में। ठीक है, ये दोनों ही राजा बेटा महान थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो शैशुनाग जो है इसने वैशाली को बेटा कैपिटल बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही रीजन है बेटा कि काला शोक के समय
जब दूसरी बेटा बौद्ध संगीति हुई है, जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई है, तो वो बौद्ध संगीति कहां हुई थी? इसीलिए बेटा वैशाली में हुई थी, क्योंकि वैशाली उस समय कैपिटल एरिया था। अगर पाटलिपुत्र राजधानी कंटिन्यू रहती तो बेटा दूसरी बौद्ध संगीति भी पाटलिपुत्र में होती, तीसरी बौद्ध संगीति की तरह। ठीक है, लेकिन शशुनाग ने बेटा राजधानी बदल दी थी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए थोड़ा सा बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप डिस्टर्ब मत होइएगा, बहुत महान लोग हैं आप, मैं समझता हूं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिए। क्लियर है? शशुनाग वंश क्लियर हो गया। ठीक है, शशुनाग और कालाशोक, वैशाली और दूसरी बौद्ध संगीति इनके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बेटा हमारा जो चौथा राजवंश है, चौथा राजवंश कौन सा है बेटा? नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। नंद वंश में बेटा दो महान राजा हुए हैं जो हम लोगों को जानने हैं। पहला बेटा महान राजा है महापदम नंद, और दूसरा महान राजा है घनानंद। ठीक है, घनानंद। ठीक है, महापदम नंद और घनानंद, इन लोगों ने बेटा बचे हुए जो महाजनपद थे उनको टेक ओवर कर लिया। लगभग उत्तर भारत में मगध का विस्तार हो गया था, और इसमें महापदम नंद और घनानंद इन दोनों को बेटा श्रेय जाता है। महापदम नंद को तो बेटा सर्व छत्रांतक कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? सर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक का मतलब समझ रहे हैं? सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसको ये उपाधि मिली है, इसीलिए कुछ जगहों पर जो नंद वंश हैं इनको निम्न कुल का कहा गया है, निम्न जाति का कहा गया है। ये शायद इसका एक रीजन है। तो सर्व छत्रांतक किसे बेटा कहा गया है? याद रखिएगा, महापदम नंद को कहा गया है। ठीक है, महापदम नंद के बेटा 8 लड़के थे, जिसमें से एक था घनानंद। तो घनानंद बेटा जब गद्दी पर बैठा है तो बेटा घनानंद के दरबार की ही शोभा बढ़ाते थे कौटिल्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौटिल्य बेटा इन्हीं के दरबार में थे। दरबार में क्या थे? कुछ समय के लिए रहे और फिर विवाद हो गया था। आगे हम लोग अभी विवाद पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, घनानंद। घनानंद बेटा नाम जो है, घनानंद बहुत ही अजीब तरह का राजा था। इसको घनानंद ना कह के हम लोग अगर घिनानंद कहें, ठीक है, घिनानंद का मतलब गंदा व्यक्ति, तो गलत नहीं होगा। उसका रीजन है कि घनानंद पैसे के मामले में, टैक्स के मामले में बहुत ज्यादा घिनापन करता था। अजीब अजीब प्रकार के टैक्स लगाता था। जैसे मान लीजिए किसी घर में अगर कोई बड़ा सा पत्थर रखा है तो उस आदमी ने तो नहीं रखा, ठीक है, तो उस पत्थर पर टैक्स लगा देता था। किसी के घर में अगर पेड़ है तो पेड़ पर टैक्स लगा देता था। तो अजीब अजीब तरह के टैक्स लगाता, तो जनता बहुत परेशान रहती थी घनानंद से। इसलिए अत्यधिक टैक्स लगाने की वजह से मैं घनानंद को घिनानंद कह रहा हूं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ कि जो घनानंद थे, अब यहां से बेटा टेबल टर्न हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, बस 5 मिनट और ध्यान दे लो, 5-7 मिनट, कि घनानंद के बाद टेबल टर्न हो रही है। टेबल टर्न है चाणक्य, ठीक है, या जिनको हम बोलते हैं बेटा विष्णु गुप्त। ठीक है, विष्णु गुप्त। विष्णु गुप्त बेटा इनके बचपन का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था, तो विष्णु गुप्त। ठीक है, ये इनके बचपन का नाम है, बचपन का नाम। ठीक है, बहुत सारी कहानियां मिलती हैं कि घनानंद और चाणक्य के बीच विवाद क्यों हुआ था। उसी में से एक कहानी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अब बुरा राजा था, उसको जाने दो। ठीक है,
अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, हुआ क्या कि घनानंद के दरबार लगा था एक दिन, तो चाणक्य एकदम से दरबार में आ जाते हैं। बेटा चाणक्य देखने में सुंदर नहीं थे, क्लियर है, ब्राह्मण जरूर थे और महाप्रकांड पंडित जरूर थे। ज्ञानी मतलब, कहने का मतलब यहां पंडित से मतलब ज्ञानी से, ब्राह्मण तो खैर थे ही, लेकिन प्रकांड विद्वान थे। एकदम से घनानंद के दरबार में घुस जाते हैं और घुसते ही घनानंद उस समय दरबार में थे नहीं, तो देखते हैं कि घनानंद है नहीं और लोग बैठे हैं। तो जो घनानंद के जो राजगुरु हैं उनकी जो कुर्सी होती है और चाणक्य के बीच कुछ तू में हो जाती है, और इस तू में से चाणक्य को बहुत बुरा लग जाता है और चाणक्य उस दरबार से निकलते समय घनानंद से कहते हैं कि घनानंद मैं आज अपनी वहां से निकल जाते हैं। घनानंद चूंकि सोचता है कि ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, इसको क्यों मारूं, इसको जाने देते हैं। ठीक है, और ये चाणक्य उसकी घनानंद की सबसे बड़ी भूल थी, उसने चाणक्य को हल्के में ले लिया था, उसे हल्के में नहीं लेना था। उसके बाद बेटा जो कौटिल्य हैं ये बेटा विंध्य के जंगलों में निकल जाते हैं, विंध्य के जंगलों में निकल जाते हैं। तो उन बच्चों में वो बहुत देर तक गौर करते हैं कि देखो हो क्या रहा है। तो उन बच्चों में एक बच्चा छोटा सा, मुश्किल से 10-12 साल का एक बच्चा चबूतरे पे बैठा होता है। चबूतरा एक होता है गांव में, ठीक है, थोड़ा सा जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग। चबूतरे पे एक बच्चा है और वो अन्य बच्चों को डील कर रहा है। ठीक है, तो चाणक्य को उसके अंदर नेतृत्व करने के गुण दिखाई दिए। तो जब नेतृत्व करने के गुण दिखाई दिए तो चाणक्य ने क्या किया, उस बालक को खरीद लिया बेटा। ठीक है, कितने में खरीदा, 1000 कर्षापण में। ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 1000 कर्षापण में चाणक्य इस बालक को खरीद लेते हैं, 1000 कर्षापण में खरीदा। और खरीदने के बाद इस बालक को बेटा कहां ले जाते हैं, टैक्सिला ले जाते हैं। मैंने बोला था ना टैक्सिला एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो टैक्सिला ले जाते हैं, तक्षशिला ले जाते हैं। और तक्षशिला में अब ट्रेनिंग शुरू होती है उस बालक की, क्योंकि चाणक्य के दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर थी कि मैं इस बालक को बड़ा करूंगा, इसको युद्ध विद्या और धनुर्विद्या सभी प्रकार की विद्याओं में इसको प्रवीण करूंगा, सिखाऊंगा, और फिर मैं जो कह के आया हूं उस शब्दों को मैं चरितार्थ करूंगा और नंदों का मैं समूल नाश करूंगा। समूल नाश का मतलब होता है कि एक एक वंश के व्यक्ति का नाश। ठीक है, यह टारगेट था चाणक्य का। इसी टारगेट के साथ चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को जो बालक था उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब वो ट्रेनिंग देना बेटा शुरू करते हैं तो जैसे जैसे चंद्रगुप्त बड़ा हो रहा है, तो जब वो 16-18 साल का, 20 साल का हुआ तो वो एक बिल्कुल ये तैयार कर रहे हैं, इन्हें नंदों का नाश कराना है। तो चूंकि नया नया सब कुछ सीखा हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा एजिटेट थे, एक्साइटेड थे। तो इन्होंने सोचा कि चाणक्य या जो उनके गुरु हैं वो जो चाह रहे हैं तो क्यों ना मैं चलो उनको गिफ्ट के रूप में घनानंद का सिर दे दूं, है ना, मार दूं घनानंद को, और एक गुरु जी के सामने जाऊंगा, कहूंगा ये लो आप जिसको मारना चाहते थे मैं उसको आपके कहने से पहले ही मार लाया। क्लियर है, तो भैया बिल्कुल लाव लश्कर के साथ ये सीधा घनानंद के दरबार मतलब राज्य में चले गए, राजधानी में पाटलिपुत्र में, और वहां पर इन्होंने घनानंद पर अटैक कर दिया। भाई बहुत मारे गए, गिरा गिरा के मारे गए, लिटा लिटा के मारे गए। कौन, चंद्रगुप्त। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गलती कर दी थी कि बिना बताए चाणक्य को चले गए, और किसी तरह ये वहां से बच के भागे हैं, लौट के आए, सूझे साजे थे कैसे गुरु का सामना करें, इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी थी। ठीक है, तो अब ये छुपे छुपे घूमे, कौटिल्य इनका पीछा कर रहा है और जो चंद्रगुप्त हैं वो छुपे छुपे घूम रहे हैं। भाई 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, भाई गुरु का सामना आज नहीं तो कल करना ही है। तो एक दिन चाणक्य इनको देख लेते हैं और चाणक्य इनको पकड़ के लाते हैं। तो जब चाणक्य इनको पकड़ के लाते हैं कि काहे भैया तुमको हमने तो कहानी रचाने के लिए काहे चले गए, तो इनको लाते हैं। खैर चाणक्य कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि महागुरु है, गुरुओं का गुरु है,
इनको बैठालता है, इनकी हालत देखता है तो देखता है कि ये बहुत कटे फटे हैं और शकल में तो 12 बजे हुए हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है अगले को। ठीक है, शर्म के मारे वो खाना पीना भी नहीं खा रहा था चंद्रगुप्त। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त की मां भी थी वहां पे, तो मां से कहा कि आप थोड़ा बाहर जाइए। अब चंद्रगुप्त को लगा कि अब हम हौके जाएंगे बहुत कायदे से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त डरने लगे। तो चाणक्य गए, चाणक्य ने दरवाजा बंद किया, तो बिल्कुल समझ लीजिए चंद्रगुप्त को हार्ट अटैक आने वाला होगा। खैर चाणक्य तो चाणक्य था, महागुरु थे। तो चाणक्य ने स्टेटमेंट जारी किया पहला कि भूख लगी है। तो कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त एकदम से कहा कि अरे गुरुजी तो भोजन के लिए पूछ रहे हैं, लग रहा है हमें डांटे वाटेंगे नहीं। तो चंद्रगुप्त ने तुरंत कहा हाँ हाँ भूख लगी भूख लगी। तो चाणक्य ने अपने हाथों से बेटा एक बहुत बढ़िया खीर बनाई। ठीक है, एक बहुत बढ़िया खीर बनाई बाउल में। उस बाउल में इतनी बढ़िया खीर बनाई। अब सोचिए चाणक्य खीर बना रहे हैं तो खीर में भी तो दिमाग लगा देंगे चाणक्य। ठीक है, तो कितनी स्वादिष्ट खीर बनेगी। तो दिमाग लगी खीर, है ना। तो बढ़िया गरम गरम खीर उस बर्तन में लाके चंद्रगुप्त के सामने रखते हैं। लो बेटा तुम खाओ, पहले पेट भरा हो तब तुमसे बात करें। तो तुरंत चंद्रगुप्त उसमें हाथ डाल के खाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हाथ डालते हैं इनका हाथ जल जाता है। तो कहते हैं अरे मैं जल गया, फूंकने लगते हैं। तो चाणक्य इनको समझाता है कि बेटा ऐसा है कि तुमने अभी बीच में हाथ डाल दिया था, तो बीच में हाथ ना डालो। ठीक है, यह भी ज्ञान तुम हमसे ले लो। किनारे से लपेट लपेट के खाओ। तो किनारे से लपेट लपेट के खाओ, लास्ट में बिल्कुल बीच में आना। तो चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है गुरुदेव। तो वो किनारे से बढ़िया लपेट लपेट के खाना शुरू कर देते हैं। तो जब खीर पूरी खा लेते हैं चंद्रगुप्त, अब पेट भी भर गया है, अब दिमाग भी चलेगा। तो चाणक्य कहते हैं कि बेटा तुमने खीर कैसे खाई। तो चंद्रगुप्त ने कहा गुरुजी आप ही ने कहा था किनारे से लपेट लपेट के खाओ। तो चाणक्य ने कहा तो तुम बीच में काहे घुस गए। पाटलिपुत्र कहां है, भारत के उत्तर भारत के लगभग बीच में। तो तुम बीच में काहे चले गए, जल गए ना। तो जिस तरह से खीर में हाथ डालने से तुम्हारा हाथ जल गया, उसी तरह से तुमने अपनी जो विजय है वो ठीक बीच से प्रारंभ करने की सोची। तो बेटा कैसे तुम्हें विक्ट्री मिलेगी। अगर मान लीजिए कि हम भारत का थोड़ी देर के लिए मैप बना के इसको समझना चाहें, तो बेटा यहां कहीं है मगध और तुम यहां हो तक्षशिला में, तो तुमने एकदम बीच में अटैक कर दिया, तो कैसे जीतोगे। एकदम चंद्रगुप्त के समझ में बात आ गई। उसने कहा गुरुदेव अभी भी मुझे बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, इसका मतलब मुझे आपकी आवश्यकता है। चरणों में गिर के माफी मांगी कि भैया अब गलती ऐसी नहीं होगी। और फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर बेटा खीर की तरह भारत को लपेटना बेटा शुरू किया और एट लास्ट पहुंचे नंदों के पास। और जब लास्ट में पहुंचे तो अब की बार लिटा लिटा के घसीट घसीट के मारे गए कौन, घनानंद। ठीक है, और इस तरह से एक नए डायनेस्टी की, राजवंश की स्थापना हुई, जिसे हम कह सकते हैं मौर्य वंश। यहीं से बेटा मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है और मौर्य डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई, कथा समझ में आई, प्रवचन समझ में आया, क्लियर है।